होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी होंगे जो जनता के सवालों का जवाब भी देंगे। साथ ही हम भी उनसे सवाल करेंगे कि आखिरकार इतने समय में सरकार ने क्या कुछ किया। चलिए सीधे रुक करते देहरादून का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि बताया मेरी सहयोगी शेरीन ने और सरगम ने कि आज हम उत्तराखंड के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और जो हमारा पहला सेशन है वो विकास को लेकर है। देखिए, कोई भी राज्य अगर बनता है, अस्तित्व में आता है, तो सबसे पहले जरूरी होता है उस राज्य का विकास। और उत्तराखंड को बने हुए 18 साल हो गए, तो इन 18 सालों में उत्तराखंड ने क्या पाया? विकास की जो एक दिशा दिखाकर उत्तराखंड बनाया गया था, क्या उत्तराखंड उस विकास तक पहुंच पाया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। श्री हरक सिंह रावत जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, और श्री किशोर उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हरक सिंह जी, चूंकि आप अभी सत्ता में हैं, तो सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, विजन था एक उत्तराखंड को लेकर कि जब उत्तराखंड बनेगा, अलग होगा, पहाड़ के लोगों के पास सत्ता का संचालन आएगा, तो बहुमुखी विकास होगा, हर तरीके से विकास होगा। इन 18 सालों में आप क्या देखते हैं कि वो जो विकास की सोच के साथ उत्तराखंड को बनाया गया था, क्या अभी वो सोच कहीं पहुंच सकी? देखिए, जहां तक इन 18 सालों में उत्तराखंड के विकास की बात है, तो अलग अलग राय हो सकती है विकास को लेकर। अगर हम सड़कों के मानकों के दृष्टिकोण से कहें, तो हम दूर दराज के गांवों तक आज पिछले 18 सालों में सड़कें पहुंची हैं। इन 18 सालों में हर गांव तक बिजली पहुंची है। लेकिन अगर विकास केवल सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, इनको अगर आप विकास कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम विकास के मानकों पर इन 18 सालों में हमने मजबूती के साथ कदम बढ़ाए। लेकिन मैं इससे हटकर हमेशा बात करता हूं कि अगर इसे विकास कहते हैं, तो पिछले 18 सालों में पौड़ी जनपद हो, चाहे अल्मोड़ा जनपद हो, जो आंकड़े हैं, सबसे अधिक पलायन हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि इतना पलायन क्यों हुआ है। तो अब ये अगर आप सड़क और स्कूल और इन सब के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमने बड़ा अच्छा विकास किया है। लेकिन अगर पलायन और रोजगार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम आज भी जो उत्तराखंड राज्य का आंदोलन था, और इसकी शुरुआत पौड़ी जनपद से हुई थी, श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में जी। मैं पौड़ी से उसमें विधायक था, और मुलायम सिंह जी की सरकार थी। मुलायम सिंह जी ने बैकवर्ड आरक्षण लागू किया था जी, विश्वविद्यालयों में भी, महाविद्यालयों में भी, इंटर कॉलेज में भी, कि बैकवर्ड को भी प्रवेश दिया जाएगा, और अगर बैकवर्ड बच्चे नहीं मिलेंगे तो सीटें खाली रहेंगी। उसको लेकर उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ कि हमारे यहां ओबीसी नहीं है, विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में, और फिर इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में सीटें खाली रहेंगी। इसको लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने श्रीनगर में 1994 में आंदोलन किया था। मुझे उस धरने पे जाने का मौका मिला था, और 7/8 तारीख को पौड़ी में कासिंग एरी, स्वर्गीय निर्मली बडोनी, पुरोहित जी और कुछ साथियों के साथ वहां उन्होंने धरना दिया था। और 7/8 तारीख को पौड़ी जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज, उसमें मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, लाठीचार्ज किया गया था, गोली चार्ज हुआ था। 8 तारीख को फायर ब्रिगेड का एक ड्राइवर गाड़ी चलाते पलट गया था, एसपी पौड़ी की जिप्सी जलाई गई थी। 8 तारीख को 9 तारीख अगस्त को 1994 को पौड़ी की सड़कों पर चुईचा कांडई की महिलाएं सड़कों पर उतरी थी दरांती लेकर, और वहां से इससे उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और लोगों को एक ही मकसद था कि लखनऊ में बैठी हुई सरकार, चाहे वो जनपद जहां उत्तराखंड विकास का ऑफिस था, चाहे जवाहर भवन हो, चाहे ऊर्जा भवन हो, वहां बैठकर उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने में, उसके लिए नियोजन करने में और उसको गति देने में असफल है। और इसलिए
शायद उत्तराखंड राज्य के लिए लोगों ने मांग करी कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारा अपनी सरकार होगी, हमारा अपना कैपिटल होगी, हमारे अपने विधायक होंगे, मंत्री होंगे, और शायद हम देहरादून में बैठकर या उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में बैठकर समस्याओं का ज्यादा अच्छी तरह से समाधान कर पाएंगे। लेकिन मैं इस बात को ले ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, केवल बीजेपी की बात नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। कहीं न कहीं इन 18 सालों में जो सपना उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, उसमें मैं भी उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूं, भाई किशोर भाई भी रहे। अगर हम राजनीति से चश्मे से हटाकर देखें, और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे मैं तिवारी जी के साथ पौड़ी रामला मंच की बैठक थी, जनसभा थी, या हरीश रावत जी के साथ थी, या विजय बहुगुणा जी के साथ थी, आज है। मैं हमेशा इस बात को व्यक्तिगत रूप से, मैं पार्टी के और सरकार के स्तर पर इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के उस सपने को, जिसमें हम आप सब हैं, कहीं न कहीं पिछले 18 सालों में उत्तराखंड की जो भी सरकारें रही हैं, हमने उसको पूरा करने में नाकाम रहे हैं। हमने अनुचित विकास किया है, हमने राजनीतिक तरीके से विकास किया है कि अगर कोई छुटभैया हमारा नेता कार्यकर्ता अगर कहीं किसी गांव में है तो हमने सड़क दे दी, हमने स्कूल दे दिया, और उसके कारण आज 300 स्कूलों को हम बंद करने के कगार पर हैं, क्योंकि उनमें बच्चे नहीं है, टीचर हैं, बच्चे नहीं है। तो ये जो अनुचित विकास हुआ है, इसके लिए कोई एक दोषी नहीं है। मैं बहुत साफ बात से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको काट रहा हूं, कि अनुचित भी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि असंतुलित विकास भी हुआ है। क्योंकि अभी हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं, किशोर जी मैं आपसे ये सवाल ले रहा हूं कि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, तो हमारी नजर टिक जाती है देहरादून पर, हमारी नजर टिक जाती है हरिद्वार पर, हम उधम सिंह नगर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऋषिकेश से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। विकास को हम इन 2-4 जगहों को लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली विकास तो वो है ना जब पहाड़ के आखिरी आदमी तक विकास पहुंचेगा। पुनेठा जी, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आईटीवी नेटवर्क को, और आप सबसे पहले अगर इस देश के लिए रक्त की बूंद गिरती है तो वो हमारा बेटा होता है, उत्तराखंड का बेटा होता है। तो उनको श्रद्धांजलि देकर शुरुआत की, उसके लिए आपको बधाई। आपने जो यहां पर थीम भी रखी, उसके लिए भी मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त छोटे भाई हरक सिंह जी, हम दोनों ने बहुत लंबे समय तक काम किया, बल्कि 2012 की जो कांग्रेस की सरकार बनी उसमें इनका और मेरा बड़ा योगदान रहा। और मैं बड़ा कहता था उस समय कि भाई हरक सिंह को यहां का मुख्यमंत्री होना चाहिए, अब नहीं हो पाए, वो मेरे हाथ में नहीं था। होते तो शायद प्रदेश की दशा दिशा कुछ और अच्छी होती है, मेरा मानना। लेकिन जैसे आपने कहा सपने हैं, सपनों का क्या है, नींद खुली टूट जाते हैं। मुझे लगता है उत्तराखंड के साथ भी ठीक वही हुआ है, और मैं कहीं न कहीं इसके लिए अपने को अपराधी मानता हूं। इसलिए भी अपराधी मानता हूं, अभी हम इंद्रमणि बडोनी जी की बात कर रहे थे, उनके गांव से हमारे साथी बैठे हुए यहाँ पे। अगर इंद्रमणि बडोनी जी मेरे पास नहीं आते और 2-3 बार हम लोग चर्चा नहीं करते और दिल्ली में राजेश पायलट जी से मुलाकात नहीं होती, तो जिन सारी घटनाओं का जिक्र आज हरक सिंह जी यहां पर कर रहे हैं, शायद ये अलग राज्य नहीं बनता। उन्होंने उनको ये सुझाव दिया कि भाई कुछ शुरू करिए, धरने पर बैठिए तो तब आपको बुला करके कुछ हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तब भी बातचीत होती थी तो हम अपने लिए नहीं उत्तराखंड से। जब नरसिम्हा राव जी ने मुझे डांटा और कहा कि भाई तुम तो कांग्रेस पार्टी की और हमारा छोटे राज्यों की हमारा है ही नहीं, पार्टी का एजेंडा ही नहीं है, तो मैंने उनसे कहा हम अपने लिए नहीं चाहिए राज्य, हमें आपके लिए चाहिए, दिल्ली वालों के लिए चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए, हमें जो है बिहार के लिए चाहिए, हमें बंगाल के लिए चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम उस धरती में पैदा हुए जहां मां गंगा पैदा हुई है। तो 7 करोड़ लोगों का भाग्य आपके पानी पर निर्भर करता है। कल ही जब हम वन अधिकार आंदोलन की बात कर रहे थे तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि जब उन्होंने आकलन किया तो 40,000 करोड़ की ऑक्सीजन उत्तराखंड देता है, तो हमारा अलग राज्य का जो
एक अवधारणा थी, एक मन में विश्वास था कि हम उस वायु सुरक्षा, देश की सुरक्षा, जल सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, इन सब चीजों को कर पाएंगे। और ये उत्तराखंड के मैं ये मानता हूं कि डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं हरक सिंह रावत जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा अगर इस प्रदेश की जो धरती है वो इनके पास 72% धरती के मालिक है ये। उसका लाभ कितना उत्तराखंड को मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो विभाग इनके पास है, ये उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन जो है उस वन विभाग के कारण हो रहा है। और आज हर रोज 60 लोग जो है उत्तराखंड के गांवों को छोड़ रहे हैं और वो नीचे की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं जो ये राज्य बना है, आज इसके बारे में हजारों सवाल खड़े हो गए हैं कि ये बनना। किशोर जी, आपने सवाल उठाया पलायन का, इस पर हरक सिंह जी से जवाब दे लेते हैं, क्योंकि हरक सिंह जी ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड की जितनी जनसंख्या इस वक्त है उत्तराखंड की, उतने लोग उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं। तो मतलब कैसे पलायन कैसे रोकेगा? कोई कार्य योजना तो होना चाहिए ना। हम मानते हैं कि चलिए 1-2 साल की बात नहीं है, लेकिन 18 साल हो गए स्टेट को बने हुए, तब तो सोचना चाहिए इसके बारे में, कम से कम पलायन रुके, कम से कम। नहीं रोहित जी, मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं और किशोर भाई की भी बात से सहमत हूं कि पलायन हमारी 2 तरह के पलायन है। एक तो प्रदेश के बाहर का पलायन है जो उत्तराखंड से देश और विदेशों में होता है, और एक दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से तराई में होता है। और हम दोनों ही पलायन से समय ग्रसित है। वैसे पलायन पूरे दुनिया की एक समस्या है, लेकिन आप बात इतने बड़े। मैं एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था इसमें कि पंजीकृत बेरोजगार जो है उत्तराखंड में, उनकी संख्या करीब 9.5 से 10 लाख के आसपास। हाँ, मैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हूं, इसलिए मैंने सवाल आपके सामने रखा। और इस समय लगभग 10 लाख के आसपास उस समय उत्तराखंड के बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। और बहुत सारे लोग दूर दराज के गांव के लोग एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, यानी कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अगर वहां पहुंच जाए तो और बड़ी हो सकती है। ये तो चिंता की बात है। ये 100% ये संख्या लगभग 18-20 लाख होगी जो इस समय, इसका तो सीधा तात्पर्य है कि इस आबादी का 1/6 भाग इस समय बेरोजगारी से जूझ रहा है। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, किशोर भाई ने अभी उल्लेख किया कि 72% इस समय भूभाग उत्तराखंड में वन विभाग के पास है। और ये बात सच है कि वन विभाग के बिना न सड़क बन सकती है, न पेयजल योजना बन सकती है, न कॉलेज बन सकता है, कोई विकास नहीं हो सकता है। जब मैंने इस मंत्रालय को संभाला, मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से बहुत साफ कहा कि आज कहीं न कहीं जनता और वन विभाग के अधिकारियों के बीच में ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान जैसा माहौल दिखाई देता है। आम गांव के लोग पेड़ों को अपना दुश्मन समझते हैं। हमें इस प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बनाना है कि वन विभाग का काम केवल फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना नहीं है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना नहीं है। फॉरेस्ट का काम इस प्रदेश के जनता के हित में, अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो प्रदेश की जनता के हित में बचाना चाहते हैं, देश की जनता के हित में बचाना चाहते हैं, और दुनिया के हित में बचाना चाहते हैं। और जब मैं दुनिया के हित में बचाने की बात कर रहा हूं तो वो मेरे पास आंकड़े हैं, डाटाज हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का 2.7% क्षेत्रफल हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान की जैव विविधता पूरे दुनिया के प्रतिशत में 7.8% है। इसका मतलब हिंदुस्तान क्षेत्रफल के मुकाबले 2.5 गुना जैव विविधता हमारी पूरी दुनिया के अंदर है। और इस हिंदुस्तान की जैव विविधता को बनाए रखने में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग पूरे देश के 28% जैव विविधता उत्तराखंड में। इसका मतलब अगर उत्तराखंड में पानी सूखता है, उत्तराखंड में पेड़ कटते हैं, उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलता है, तो इसका असर केवल उत्तराखंड के 1,25,00,000 जनता पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरे देश के 125 करोड़ पे पड़ेगा, इसका असर पूरे दुनिया की 730 करोड़ वासियों पर पड़ेगा। तो फिर भी वन माफिया, इसलिए वन माफिया सक्रिय पेड़ कट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमने इस पर देखिए, मैं बिल्कुल बहुत व्यावहारिकता की बात कर रहा हूं। हमने कहा पेड़, देखिए वन माफिया कहां होता है?
जब आप किसी व्यवसाय को आप लोग जमीन बेचते हैं, जमीन का व्यापार करते हैं, माफिया कहां हो जाता है? जब कुछ लोगों के हाथों में वो व्यवसाय चले जाता है। मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि अगर किसी किसान ने अपने खेत में पेड़ लगाया है, 20 साल उसने पेड़ को खड़ा किया है, तो क्या उसको, अगर उसकी जरूरत है, उसकी लड़की की शादी होनी है, उसका घर बनना है, तो क्या उसको उस पेड़ को जो अपने खेत में उसको काटने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? भाई एक व्यक्ति अपने खेत में धान उगा रहा है, हर साल 2-2 फसलें पैदा कर रहा है, और एक ने खेत में 20 साल पेड़ लगाया है। अगर हम व्यवहार, देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो माहौल बना है, पर्यावरण को खत्म हो रहा है, लोग पेड़ चोरे छिपे काट रहे हैं, माफिया हावी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमने ऐसी नीतियां बना दी कि भाई पेड़ काटोगे तो जेल चले जाओगे। तो हमने कहा नहीं, पेड़ काटना जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने खेत का पेड़ काट रहे हो, परमिशन लेके काट रहे हो, लड़की की शादी में 2 रुपया आपको मिलता है लड़की की शादी करने के लिए, तो पेड़ काटने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक पेड़ कटेगा तो हम 10 पेड़ लगाएंगे। और इसके लिए मैंने एक पूरा अभियान, हमने हरेला पर्व अपनाया है, और हम पूरे प्रदेश को, हमने केवल वन विभाग को, देखिए केवल वन विभाग के 6000 कर्मचारियों के बलबूते पे हम प्रदेश के जंगल को, जीव जंतुओं को नहीं बचा सकते। इसके लिए हमने स्कूल्स को, सरकारी कर्मचारी को, अब मैंने पूरे प्रदेश के लोगों से निवेदन किया है कि हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम पेड़ लगाएं, लेकिन वो 5 साल का होगा, हमको याद दिलाएगा। आप सरकार में, आप मजबूरी लोगों को तो बता नहीं सकते ना कि पब्लिक तो आपसे एक्सेप्ट करेगी कि भाई आप सरकार में तो वोट देके आपको भेजा है, तो आप इसे एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं कर रहे, और हम जनता के, मैं 2 मिनट और देना चाहता हूं। हम जनता के लिए वन विभाग ऐसे कार्यक्रम भी चला रहा है। हमने ऋषिकेश में इको पार्क, इको प्रेशर पार्क बनाया। हमने जो था यहाँ देहरादून के अंदर, आज आप जाइए, पूरे हिंदुस्तान में हमको नेट जो सोशल मीडिया में जो सोशल पेज होता है, उसमें हमको नंबर 1 जू के रूप में हमारे पूरे देश के अंदर हमको मिला है। और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 महीने के अंदर हमने पूरी दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के 10 जो इंटरनेशनल जू हैं, उसमें उत्तराखंड के देहरादून जू का नाम आएगा। पिछले 3 महीने के अंदर 6 लाख, अब हमने उसमें कुछ काम आप देखिएगा, पहले कैसे जू था और हमने उसको कैसे बनाया। ठीक, और इस तरह मैंने अपने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि ऐसी इको एक्टिविटीज करो, लोगों को लगे कि वन विभाग, हम एक संदेश के साथ, पेड़ लगाने का काम हम एक संदेश के साथ करेंगे, लोगों के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करेंगे। लोग बंदरों से परेशान हैं, उसके लिए हम रेस्क्यू सेंटर बनाएंगे। ऐसे प्रोग्राम हमने चलाने शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों का फिर एक बार विश्वास वन विभाग पर पैदा हो, जंगल पर पैदा हो, लोगों को लगे कि ये जंगल हमारी आय का साधन बन सकते हैं। हर्बल के माध्यम से हम लोगों को, पहाड़ में जो जड़ी बूटियां हैं, और हम एक पूरी नीति बना रहे हैं, जिससे हमारी ये पहाड़ के जंगलों में होने वाली जड़ी बूटियों का हम धोन के बजाय विकास करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकें। इस तरह के कार्यक्रम मैं बना रहा हूं। ठीक है, मुझे भी आगे स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में भी बात करनी है, उसका भी कुछ डेटा है मेरे पास। उससे पहले किशोर जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में आज जो भी स्थिति है विकास की, उसके लिए मुझे लगता है आप दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सीसॉ पैटर्न रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। जब आपकी सरकार थी, एनडी तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा था कि रिस्पना को मैं टेम्स बना दूंगा, लंदन की तर्ज पर मैं देहरादून को डेवलप करूंगा, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश में बना दूंगा। तो उनका जो वो स्टेटमेंट है और आज जो इस वक्त हालत है उत्तराखंड की, देहरादून की, उसको आप किस तरीके से बताएंगे मुझे? हरक सिंह जी ने बहुत सी बातें रखी, और मुझे ये लग रहा था कि ये जो हमारा डबल इंजन है, ये हाफिगा नहीं बल्कि कुछ करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। नहीं सर, मुझे अभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं तो फिर वो राजनीति हो जाएगी, फिर विकास की बात नहीं होगी। राजनीति के लिए हमने दूसरा सेशन, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आप कह लेना, आप कह लेना, मैंने बीच में रोहित जी, मैंने ये जो आज इस प्रदेश का विकास नहीं, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि जो आज इस प्रदेश का विकास नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग राजनीतिक लोग इसलिए दोषी हैं कि हम गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश करते हैं। मैंने अपना जितना भी संबोधन किया, जो भी बात कही, मैंने कांग्रेस और बीजेपी को रहकर नहीं की है।
और जब हम कांग्रेस बीजेपी यूपीडी के चक्कर में पड़ेंगे, अरे जब चुनाव आएगा तो हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और जब हम विकास की बात करें तो सब मिलकर बात करें ना। ठीक है, किशोर जी का जवाब। किशोर जी, मैं ये मानता हूं, और हरक सिंह जी उसमें बुरा न माने, हम पहले बीमारी को नहीं समझ पा रहे इन 18 साल में। और जब 18 साल शुरू हो रहा था 9 नवंबर को, यहां पर हमारे पूर्व मंत्री हीरा सिंह जी भी आए हुए हैं और हरक सिंह जी को जानकारी है। मैंने सारे दलों को मिला करके एक प्रयास किया कि भाई एक उत्तराखंड विमर्श होना चाहिए, 18 साल में हम लोग क्या कर पाए हैं, कुछ किया भी कि नहीं किया है। और मुझे ये आपको बताते हुए ये बड़ा दुख हो रहा है कि हम बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे पहले। जैसे मैंने शुरू में कहा, और मैंने क्योंकि गांव के, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के जीवन को और बहुत सुखपूर्वक जिया है, 22 साल तक जिया है। हम बहुत सुखी थे पहाड़ पर। हमारे लिए जो सबसे बड़ी परेशानी जो है, जैसे मैंने कहा कि हम बीमारी को नहीं समझ पा रहे हैं। आप कैसे गांव में रह लोगे? आजकल मैंने नया कार्यक्रम चलाया है, हमारे यहाँ बासा कार्यक्रम कहते हैं कि गांव में जब हम रहते थे, पहले कोई गेस्ट हाउसेज होटल्स नहीं होते थे, तो गांव में किसी के घर में रुक जाते थे। तो आजकल मैं वो कर रहा हूं। गांव अवसादग्रस्त हो रहे हैं, और जिस तरह की स्थिति दिल्ली में 11-12 लोगों ने आत्महत्या कर ली, आप भविष्य में देखेंगे कि उत्तराखंड के गांवों में इस तरह की स्थिति पुनेठा जी होने जा रही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं। गांव में हम सेल्फ सफिशिएंट थे। जब मैं था गांव में तो हमें किसी चीज की बाहर से जरूरत नहीं होती थी। आपने उस सब पर कब्जा कर लिया, वनों पर आपने कब्जा कर लिया। आप ऊपर गांव में चले जाइए, किसान क्या बोएगा, बंदर जो है उसको वो पैदा भी नहीं होता है, उसको सारा खत्म कर देते हैं। ये स्थितियां आप एक सेकंड आप घाटी में आ जाइए, वहां सुअर सारा का सारा खत्म कर देते हैं। तो गांव में कैसे रुकेगा आदमी? तो जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, पहले हमारा सारा जीवन जो है वो वनों पर आधारित था। हमारा चूल्हा उससे चलता था, हमारी रोटी उससे चलती थी। जब आपकी आपकी सरकार की हमारी सरकार हो, मैं तो यही कह रहा हूं ना, वो सरकार की बात नहीं है। और जहां 72-73% ध्यान दिया जाएगा, जहां 72-73% जंगल है, आप वहां के लोगों को उनके वनाधिकार नहीं दे रहे हो, उनको वनवासी नहीं मान रहे हो, तो फिर कैसे जो है उत्तराखंड जिंदा रह सकता है? तो जो मुख्य विषय है कि पहले आप मुझे लगता है कि फिर नहीं हो पाएगा अगर आप उत्तराखंड के, फिर कैसे होगा? नहीं, उत्तराखंड के रोग को पकड़िए। मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं। जो भी उत्तराखंड में आज स्थिति है, हुआ है नहीं हुआ, आप दोनों बराबर सरकार में हिस्सेदार रहे हैं, हम दोनों बहुत साल साथ भी रहे हैं। हम दोनों जिम्मेदार हैं, नहीं है, उसका समाधान क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से वही तो कह रहा हूँ, हम समाधान की बात करें, हमको समाधान की बात करनी चाहिए। हम सड़क बना रहे हैं, अभी मेरे मित्र ने कहा हम सड़क गांव तक ले गए। अरे भैया, गांव में आदमी रहेगा तब आप सड़क का उसका कोई फायदा हो। मैं तो खुद ही कहा ना, मैं तो ये थोड़ी कहा कि उसका तरीका क्या है कि गांव जो है दोबारा, अगर गांव नहीं आपके जो है पुनः आबाद होते हैं, तो सबसे पहले आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ती है। अगर गंगा में पानी कम होता है तो आपकी जल सुरक्षा खतरे में पड़ती है, आपकी अन्न सुरक्षा खतरे में पड़ती है। तो उत्तराखंड के ऊपर देश का जो सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है उसको ठीक रखने का, उसके बारे में बात करिए। और पहले वहां का, जैसे आपने कहा, वहां का फ्लोरा है, फोना है, संकर है, कंकर है, पत्थर है, उस पर विचार करके और उसके लिए नीति बनाइए। मैं एक चीज और बीच में लाना चाहूंगा। उत्तराखंड में एक बहुत सुगम और दुर्गम का बड़ा चक्कर है, और मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये जो सुगम दुर्गम का चक्कर है, इसको खत्म करना चाहिए, और जो दुर्गम है उसको हम सुगम बनाने में प्रयास करें? 18 सालों में कम से कम ये कर सकते थे। क्योंकि अभी मैं पिछले साल का एक फैक्ट आपको बताता हूं। शिक्षा विभाग में तकरीबन 240 ट्रांसफर्स हुए थे, और उनमें से 170 ट्रांसफर्स दुर्गम में किए गए। आप यकीन मानेंगे कि 170 में से 170 डॉक्टर्स नहीं गए दुर्गम में।